we are today we are discussing about central tendency approach. Uh, cen- how many central tendency approach and what is the use of central tendency? So let's see. We are discussing about central tendency approach. Tendency approach. Central tendency approach. तीन होते हैं बेसिकली मीन, मीडियन एंड मोड। तो प्रॉब्लम इज दैट, देखो सुना ध्यान से, सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, मैं आपको आइडिया दिया था लास्ट क्लास में। सी सपोज दैट द डेटा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस वन। जैसे किसी कॉलम का आपने डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट रखा है, कुछ इस तरह से है। तो जो मिड पॉइंट होता है ना, जिसे आप जनरली मीडियन मिड पॉइंट कहते हो, इसे कहा जाता है टेक्निकली हम क्या कहेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल एरिया। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी एरिया। जिसको कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने अप्रोच है, तीन है। या तो मीन के थ्रू कैलकुलेट कर लो, या मीडियन या मोड। तो अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि व्हेन वी यूज मीन, व्हेन वी यूज मीडियन, व्हेन वी यूज मोड, इसी को तो नहीं यूज करोगे हर केस में। तो देखो मोड का तो क्लियर है, मोड का यूज करोगे कब, जब डेटा क्या हो, कैटेगोरिकल। जब डेटा कैटेगोरिकल हो तो क्या यूज कर लो आप, मोड। बट जब डेटा कंटिन्यूअस हो, डेटा कंटिन्यूअस मतलब कैसा, जैसे एज, एज में क्या क्या कैटेगोरिकल और कंटिन्यूअस में डिफरेंस समझ में आता है ना सबको। कंटिन्यूअस जैसे एज क्या है, कंटिन्यूअस हुआ, वेट, हाइट, एज, ईयर, ये सब। और कैटेगरिकल में क्या हुआ, जेंडर, जेंडर हुआ आपका, और क्या हुआ, पिन कोड, जिप कोड, ये सब कैसे डेटा है, कैटेगरिकल डेटा है। तो फिक्स सेट ऑफ कैटेगरी है। दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड कैटेगरिकल डेटा, है ना। तो समझिएगा ध्यान से, यदि डेटा कंटिन्यूअस है तो हम क्या यूज करते हैं, मीन और मीडियन। तो अब कब मीन यूज करेंगे, कब मीडियन यूज करेंगे, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि ये तो क्लियर हो रही है, बट ये अगेन प्रॉब्लमेटिक हो रही है कि व्हेन वी यूज मीन, व्हेन वी यूज मीडियन, देयर इज अ प्रॉब्लम। देखो एक एग्जांपल से मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, मीन कब यूज करेंगे, मीडियन यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, देखिएगा ध्यान से। जैसे हमारे पास एक डेटा थी, जैसे हमारे पास एक डेटा है, लेट्स सी। एक हमारे पास डेटा है, सपोज 2 2 4 6 8 4 2 6, ये डेटा है सपोज। तो इस डेटा का मीड कैलकुलेट करो। ये डेटा मैक्सिमम क्लियरली दिख रहा होगा, 2 से 6 के बीच का है, नहीं 2 से 8 है ना, 8 है। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा बताओ, कैलकुलेट कर लो ना, कि एग्जैक्टली पता चल जाएगा। मीन क्या, देखो अब एक चीज समझना ध्यान से, या एक चीज और बताना चाहिए था मुझे। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड और रुक जाओ। अब देखो बेटा, ये पॉपुलेशन भी हो सकता था हमारा, और ये सैंपल भी हो सकता था, दोनों चीजें हो सकती थी। पॉपुलेशन को किससे डिनोट करते हो, कैपिटल एन से, और सिंपल को किससे डिनोट करते थे, स्मॉल एन से, याद होगा मैंने बताया था। तो पॉपुलेशन का भी हमें मीन कैलकुलेट करना हो सकता है, और सैंपल का भी हो सकता था। तो पॉपुलेशन का जब आप मीन कैलकुलेट करते हो, दैट इज डिनोटेड बाई म्यू। और सैंपल का डिनोट करते हो, उसको किससे डिनोट करते हो, एक्स बार। तो म्यू कैसे डिनोट करोगे, इसका होता है फॉर्मूला एक्स समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू, और आई क्या है, डेटा पॉइंट, आई इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाई एन। ये हुआ हमें पॉपुलेशन मीन का फार्मूला। और ये हमारा सैंपल मीन की डिस्कस करता हूँ जी सर। जी सर। सर अभी भेज देते हैं सर। जी सर। ठीक है सर। तो ये हमारा सैंपल है, और यदि सैंपल का मीन देखो, ध्यान से देखना, पॉपुलेशन मीन को किससे डिनोट करते हो, म्यू से, और सैंपल मीन को किससे डिनोट करते हो बेटा, एक्स बार। तो इसका भी फार्मूला सेम हो जाता है, एक्स आई माइनस, अरे अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ये क्या लिख, गड़बड़ है इक्वेशन, ये तो उल्टा हो गया ये तो वो हो गया। मीन का फार्मूला ये थोड़ी होता है, मीन का तो सिंपल ये होता है ना जी, तुम लोग भी डिनोटेड बाय मी और समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, यही तो होता है फार्मूला, सिंपल माइनस के वर्ड। यही है ना मेन, एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यही तो फार्मूला ये है, ये भी है। और इसका क्या हो जाएगा, एक्स बार, नोटेशन बस चेंज होता है, इसका नोटेशन क्या हो जाता है, एक्स बार। इसका भी हो जाता है समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन, स्मॉल एन, जितना है। ठीक है, तो इसी फार्मूला को यूज करके इसको करिए। सपोज ये हमारा पॉपुलेशन था, सपोज करिए ये हमारा पॉपुलेशन, तो इसका कितना हो जाएगा मीन बताओ आप, कैलकुलेटेड है ना। दो, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 +
6 4 एक प्लस 6 कितना होता है 14, 14 और 8 कितना होता है 22, 20 26, 20 28, 28 और 6 कितना हो गया 34 ना। 34 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 34 डिवाइड बाई 8 कितना होता है 4.2 ले लो 4.2। इसका मिड पॉइंट कितना आया 4 पॉइंट, यही आया ना, यही है हमारा मिड पॉइंट, यस और नो। अब ध्यान से देखना, जैसे ये 4.2 था हमारा, अब इससे आगे बढ़ते तो इसी डेटा में देखना ध्यान से, इसी डेटा में कुछ चीजें और ऐड कर दो, जैसे ध्यान से देखिए इसी डेटा में मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ। हम देखिए ये डिस्कस कर रहा था, अब इसी डेटा में कुछ एक्स्ट्रा डेटा पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, एक डेटा पॉइंट सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे इसमें हमने ऐड कर लिया 50 सपोज, तो इस वजह से डेटा आप इसका म्यू कितना हो जाएगा बताओ। 32 पहले हो रहा था 34 हो रहा था, 34 और 50 कितना हो गया 84, डिवाइड बाई पहले कितना था 6 ना, 8 था, अब कितना हो गया 9, कितना हो गया ये 9.3। अब ध्यान से देखो डेटा में सिर्फ एक डेटा पॉइंट बढ़ने की वजह से हमारे डेटा का जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो कुछ इधर बताने लग रहा है। क्या ये सही है? क्या हमारा डेटा इस एवरेज ये रहा है? नहीं ना। तो डेटा ये, और ये क्या है, ये वैल्यू क्या है बताओ, ये वैल्यू क्या है पूरी डेटा का। मैक्सिमम डेटा हमारी एक रेंज में 2 से 8 के बीच में है, और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है 50 का, इसी वजह से हो रहा है ना। तो दिस इज कॉल्ड आउटलायर, इसको क्या कहते हैं हम टेक्निकली आउटलायर। तो व्हाट इज आउटलायर? आउटलायर इज नथिंग बट दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है उससे पूरी तरह से डिफरेंट, उसे क्या कहेंगे हम आउटलायर। तो दिस इज अवर आउटलायर, 50 क्या हुआ हमारा आउटलायर। यदि डेटा के अंदर आउटलायर्स हो तो मीन बेटर वर्क नहीं कर रहा है, देखा ना आपने, मीन क्या कर रहा है, बेटर नहीं कर रहा है काम। तो मीडियन का चेक करते हैं, मीडियन का क्या सिनेरियो है। मीडियन का इक्वेशन आप जानते हो कि मीडियन क्या होता है बताओ। यदि मीडियन का फॉर्मूला क्या जानते हो आप, यदि एन इवन हो, इफ एन इज इवन, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है एन अपॉन, सॉरी, ये ऐसा होता है ना इसका फॉर्मूला, कि यदि एन इवन हो तो इसका क्या होता है एन अपॉन टू एथ एलिमेंट्स, और यदि n इज इक्वल टू ऑड हो तो क्या हो जाता है इसका n प्लस वन, प्लस वन होता है एलिमेंट, ये ना, यही फॉर्मूला है ना इसका। तो हम अपने डेटा में देखो, हमारे डेटा में आउट कितना, n की वैल्यू क्या थी, n नहीं 9 थी ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वन है n हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये भी लिखना पड़ रहा है। n कितनी थी 9 थी, तो 9 इवन है ऑड है, ऑड है, ऑड है, तो हमारे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n प्लस वन। एन म्यू का फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस वन अपॉन टू एथ एलिमेंट, मतलब फिफ्थ एलिमेंट ओवरऑल कह सकते हैं। तो फिफ्थ एलिमेंट यहाँ पे देख लो, बट फिफ्थ एलिमेंट देखने के लिए इसको सॉर्ट करना पड़ेगा पहले। सॉर्ट करो, सॉर्ट करने पे क्या हो जाएगा बताओ, टू, 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 3 टाइम 2 हो गया, हमें सॉर्ट तो कर लेने दो। फोर, फोर, फोर दो ही बार है ना, सिक्स, सिक्स दो बार है, 8। तो फिफ्थ देख लो, 1 2 3 4 5। देखो डेटा का आउटलायर ऐड होने के बाद भी हमारा डेटा का जो सेंट्रल एरिया है वो बहुत गलत नहीं आ रहा है, 4.2 वो पहले आ रहा था 4 अब आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं, सही आ रहा है। तो जब इससे क्या क्लियर हो रहा है बताओ, इससे क्या क्लियर हो रहा है कि यदि डेटा के अंदर आउटलायर्स हो तो क्या यूज करोगे सेंट्रल टेंडेंसी के लिए, ग्रेडियंट। क्लियर हो रहा है ना, में ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है और वहां पे पूछ सकता है कि गिव मी एन एग्जांपल या प्रूव दैट वन, तो वहां पे एग्जांपल आपको दिखाना पड़ेगा। तो 4 आ रहा है, तो ये जब आपके डेटा नोट डाउन करके लिख लेना, इफ अवर डेटा हैव नो एनी आउटलायर, नोट करके लिख लेना कि इफ अवर डेटा हैव नो एनी, केस वन में क्या होगा, इफ अवर डेटा हैव नो एनी आउटलायर देन वी यूज मीन फॉर फाइंडिंग द सेंट्रल टेंडेंसी। केस टू, केस स्टडी पढ़ रहे हैं हम, इफ अवर डेटा हैव आउटलायर देन वी यूज मीडियन फॉर फाइंडिंग द सेंट्रल टेंडेंसी।
दो केस इसके हो गए, लिख सब लोग हो गया, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब हमने वर्बली तो कह लिया कि आउटलायर होगा, बट आउटलायर बेटा ये छोटी सी डेटा थी तब तो आपको क्लियरली दिख गया। बड़ी डेटा होगी तो आउटलायर दिख जाता। ये तो 10 डेटा थी तो आपने देख लिया कि 50 आउटलायर्स था। बड़ी सी डेटा पे कॉलम बहुत बड़ी होती है तो क्या आप मैनुअली चेक करोगे कि हमारे पे आउटलायर है कि नहीं? कोई आइडिया ही नहीं लग पाएगा। तो इसके लिए क्या है, अब हमें क्या पढ़ना है कि आउटलायर डिटेक्ट कैसे करोगे कि हमारी डेटा के अंदर आउटलायर है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट आउटलायर डिटेक्शन अप्रोच। आउटलायर डिटेक्शन अप्रोच। क्लियर हो रहा है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? आउटलायर डिटेक्शन करने के लिए, आउटलायर डिटेक्ट करने के लिए जो यूज होता है बॉक्स प्लॉट यूज होता है। विच वन? बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट बेटा आप देखे होगे, याद होगा, कुछ ऐसा दिखता है। आपने जब हम डायग्राम ड्रा करके दिखाया था, बॉक्स प्लॉट लुक लाइक दिस, ऐसा ही दिखता था ना हमारा। इसमें कितने पॉइंट्स थे? एक, दो, एक दो ये हो गया ना ये, दो, तीसरा पॉइंट, चार, ये पांच। बॉक्स प्लॉट में कितने पॉइंट्स होते हैं? पांच। ये पांचों पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है। ये बॉक्स प्लॉट ड्रा कैसे होता है? यूजिंग 5 नंबर समरी। ये बॉक्स प्लॉट ड्रा करने के लिए कौन सा फॉलो करते हो? गर्ल्स एल्गोरिथम फॉलो करोगे। दैट वन इज द 5 नंबर समरी। क्लियर हो रहा है हम टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सो? तो 5 नंबर समरी में क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, देखिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है मिनिमम। मिनिमम। फिर करना पड़ता है कैलकुलेट हमें फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल को डिनोट करते हैं Q1 से। और इसकी वैल्यू होती है 25 परसेंटाइल वैल्यू। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? पूरे डेटा का 25 परसेंटाइल वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला में समझ में आ गया? मीडियन क्लियर है ना, कैलकुलेट करने आ जाएगा। फिर होता है हमारा थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल जिसको डिनोट करते हो आप Q3 से, ये होता है 75 परसेंटाइल। और ये होता है हमारा क्या? मैक्सिमम। क्लियर हो रहा है हमें? 5 चीजें, यही 5 चीजें में कैलकुलेट करने की नीड है फॉर कैलकुलेटिंग द, फॉर ड्राइंग द 5 बॉक्स प्लॉट, क्योंकि बॉक्स प्लॉट के थ्रू ही हमें पता चल पाएगा। और बॉक्स प्लॉट को ड्रा करने के लिए हमें ये यूज करना। तो अब बताओ, जैसे हमें यहाँ पे जैसे इस डेटा पे जो डेटा थी हमारी, इस डेटा पे बॉक्स को ड्रा करना होता तो क्या ड्रा कर लेते आसानी से? जैसे ये डेटा थी हमारी, यही थी ना हमारी डेटा। इस डेटा को मैं लेके चलता हूँ। ये जो डेटा थी, इस डेटा पे यदि मैं बॉक्स प्लॉट ड्रा करूँ तो आउटपुट क्या आएगा बताओ? इस पे यदि मैं बॉक्स प्लॉट ड्रा करूँ तो क्या हमें अभी देखो मिनिमम कितना हो जाएगा 2, और मैक्सिमम कितना होगा 50। तो 50 हमारा आउटलायर बन गया। तो क्या इस पे सही है? नहीं। अब हमें क्या चाहिए देखो, तो इस 5 नंबर को डिसाइड करने से पहले हमें एक बाउंड्री डिसाइड करनी पड़ेगी कि हम लोअर में यहाँ तक आएंगे और अपर में यहाँ तक, क्योंकि यदि सोचो ध्यान से तो हमेशा आउटलायर ही आपका मैक्सिमम बनेगा और मिनिमम भी हमेशा आउटलायर ही बनेगा। जैसे -50 होता तो -50 भी तो आउटलायर ही हुआ हमारे लिए। तो अब हमेशा मिनिमम क्या बन जाएगा? आउटलायर, और मैक्सिमम आउटलायर बन जाएगा। तो हम आउटलायर छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये तो आउटलायर भी पार्ट बन रहा है। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा एक बाउंड्री कि हम मिनिमम में यहाँ तक जाएंगे और मैक्सिमम में तो इसके लिए हमें दो चीज कैलकुलेट करने की नीड है, लोअर फेंस एंड अपर फेंस, जिसे कुछ लोग लोअर थ्रेशोल्ड बोलते हैं और अपर थ्रेशोल्ड, समझ गए? तो वी आर कैलकुलेटिंग लोअर फेंस। कुछ लोग यहाँ पे लोअर फेंस बोलते हैं, कुछ लोग लोअर थ्रेशोल्ड बोलते हैं, एक ही बात है, समझ गए ना? और कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? अपर, मतलब अपर में कहाँ तक जाना है, लोअर में कहाँ तक जाना है, ये हमें पता करना पड़ेगा। अपर फेंस। तो लोअर फेंस का इक्वेशन होता है, ध्यान से देखना, Q1 मतलब मीन्स व्हाट, समझ गए होगे ना Q1 क्या था? 1.5 इंटू IQR। और अपर फेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 + 1.5 इंटू आई। सब प्रॉब्लम Q1 Q3 तो समझ में आ गया, बट IQR क्या, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो IQR का इक्वेशन होता है, देखिए IQR का इक्वेशन होता है Q3 - Q1। Q3 - Q1 समझ गए ना? Q3 हमारा क्या हुआ? थर्ड वन।
और Q1 माइनस कर दोगे तो कैलकुलेट हो जाएगा आसानी से। हो जाएगा ना कैलकुलेट, यस और नो? करते हैं। अच्छा 25, अब मैं सबसे पहले इस पूरे फॉर्म 5 नंबर समरी को इंप्लीमेंट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बताओ? सबसे पहले Q1 Q3 की बात करनी पड़ेगी। नहीं, जब तक Q1 Q3 नहीं निकलेगा हम अपर फेंस लोअर फेंस नहीं कर पाएंगे, और लोअर फेंस अपर फेंस नहीं हुआ तब तक हम ये पांचों नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें Q1 निकालना पड़ेगा। तो Q1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटाइल और परसेंटेज कैलकुलेट करना आपको आता होगा ना? परसेंटाइल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है बताओ? हमारे 25 परसेंटाइल का रैंकिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो किसी भी वैल्यू का परसेंटाइल रैंकिंग कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, परसेंटाइल रैंक ऑफ एक्स। यदि एक्स का निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, देखो, परसेंटाइल, जितना परसेंटाइल निकालना है डिवाइडेड बाय 100 इंटू n+1। ये फार्मूला है किसी भी। और देखो दो चीज होता है, कभी कभी हमें कभी अभी क्या गिवन है, परसेंटाइल, कभी कभी रैंक गिवन होता है परसेंटाइल वैल्यू। जैसे किसी ने बताया कि माय परसेंटाइल रैंक इज 10, हाउ मच परसेंटाइल बी अ स्कोर। जैसे किसी ने अपना रैंक बताया और परसेंटाइल वैल्यू निकालनी है, तो इस फार्मूला का उल्टा हो जाएगा, परसेंटाइल अब क्या है निकालना है और रैंक गिवन है, तो इस फार्मूला का इधर कर दो तो समझ में आया नहीं आया? तो परसेंटाइल वैल्यू निकालना हो तो क्या करोगे बताओ? जैसे परसेंटाइल रैंक नहीं, अब हमें वैल्यू निकालना हो, परसेंटाइल वैल्यू, परसेंटाइल वैल्यू, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ? टोटल नंबर बिलो एक्स, जिसका निकाल, जैसे 14 रैंक है किसी का, तो उससे जितने भी टोटल नंबर ऑफ रैंक बिलो एक्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलो एक्स, ये जो भी है एक्स, मतलब समझ रहे होगे ना आप? जिसका भी निकाल, जैसे 14th का निकालना, तो 14 से लेस कितने नंबर है उसकी काउंटिंग कर लो, डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई टोटल इनटू 100, है ना? तो इससे, तो अब यहां से जो निकलेगा ये निकलेगा परसेंटाइल वाला वैल्यू, ये निकलेगा, समझ गए ना? तो जैसे 80 परसेंटाइल किसी ने, जैसे किसी का रैंक है 8, सपोज करो, सपोज किसी का रैंक है 10, तो उसने परसेंटाइल कितना कैलकुलेट किया, 80 परसेंटाइल, तो ये ई बताएगा। और किसी का रैंक की वजह से, किसने बताया हमारा कि मुझे 25 परसेंटाइल रैंक मार्क्स स्कोर किया हो, उसका रैंक क्या होगा वो कैलकुलेट करने के लिए वो फॉर्मूला पता, समझ में आया? अच्छा परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस क्या है बता सकते हो कोई? क्योंकि दोनों एक ही जैसा लग रहा है, परसेंटेज और परसेंटाइल, इसमें क्या डिफरेंस है? परसेंटाइल से जितना नीचे, परसेंटाइल बताता है कि जैसे हमने कहा कि मैंने 80 परसेंटाइल मार्क्स स्कोर किया, मतलब क्या है कि 80, जितना जहां पे आप कर रहे हैं उस 80% लोग आपसे क्या है बिलो। परसेंटाइल क्या बताता है कि जिस पॉइंट पे आपको उससे बिलो 50% डेटा है, और परसेंटेज क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेज। जैसे हमारे पास सपोज करो, परसेंटेज यही तो बताता है मेजरमेंट ऑफ इवेंट्स, परसेंटेज को हम ये भी कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ इवेंट। जैसे हमारे सपोज करो 1 4 5 6 ये है, अब इसमें से बोलो कि हाउ मेनी इवन नंबर्स, तो हाउ मेनी इवन नंबर कैसे, हाउ मच परसेंटेज ऑफ इवन नंबर, तो क्या करोगे आप, 2 4 6 ये 3 है, 3 डिवाइड बाई टोटल नंबर 6 है, कितनी वैल्यू हुई बताओ, 0.5। तो एक तरह से यही तो है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ही तो रहे हो, 50% यही कहोगे ना आप। तो परसेंटेज क्या बताता है, मेजरमेंट ऑफ अकरेंसेज ऑफ इवेंट्स, एक इवेंट्स को अकर होने के कितने परसेंट चांस है, ये परसेंटेज बताता है। परसेंटाइल पर डिफरेंट है, देख समझ सकते हो आप यदि। तो अब हमें अपनी डेटा पे कैलकुलेट करते हैं, ये लिख लिए होगे सब लोग। तो बताओ हमारी लोअर सेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? पहले तो Q1 बता दो, पहले डेटा मैं नीचे लाता हूँ, डेटा को मैं अब नीचे लाता हूँ, यहाँ से समझना आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, Q1 कैलकुलेट करो तो फटाफट क्या हो जाएगा, 25 वैल्यू थी ना Q1, 20%। अब आप लोग ना पेन पेपर पे जो सॉल्व नहीं कर रहे हो ना, उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है, करना चाहिए आप। अच्छा एक चीज और यहाँ पे लिखना था बेटा, ये इथ एलिमेंट होता है परसेंट, ये जो वैल्यू आएगी ना आपको कैलकुलेट करके, ये इथ एलिमेंट होता है, टीएच एलिमेंट, मतलब इथ एलिमेंट, जो भी वैल्यू है उसका काउंट करिए कितना एलिमेंट है। जिसकी फार्मूला क्या हो जाएगा, कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, तो कितना हो गया, 9+1 कितना हो जाएगा, 10, कितना हो गया बताओ, 2.5। तो Q1 कितना कैलकुलेट किया हमने, 2.5। Q3 कैलकुलेट कर लीजिए, Q3 क्या हो जाएगा बताओ, परसेंटाइल वैल्यू कितनी थी, 75, 7/100 इंटू 9+1, 10 हो गया ना।
ये क्या हो गया 7.5, सीधा लिख दो नहीं। तो ये 7.5 है, 2 ये आ गया Q1 Q3। अब लोअर फ्रिंज कैलकुलेट कर लो। लोअर फ्रिंज का फॉर्मूला क्या था? Q1 माइनस Q1 की वैल्यू कितनी है? 2.5। हाँ ठीक है। अरे यार हम गड़बड़ कर रहे हैं ना ये। 2.5 कैसे गलत है ना ये, पूरी गड़बड़। अभी हमने यही चीज उसे सही करवाया आपको। इथ एलिमेंट लिखवाया था ना वहां जाके, 2.5 एलिमेंट। अब देखिए ना अपने डेटा में जाके, तो 2.5 मतलब अब 1 2 3, 2.5 मतलब ये दोनों हो गए ना, तो इन दोनों का एवरेज करो कितना हो जाएगा? 2 + 2 4, 4/2 कितना हो गया 2। 2.5 ये Q1 आया है 2, और Q3 कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 8 ये दोनों जोड़ो कितना हो गया? 8 6 14, 14/2 कितना हो गया 7। तो हमारी Q3 कितनी आई है? 7। समझ में आया? ये Q1 Q3 अभी सही आया है। तो लोअर फ्रेंच का इक्वेशन कितना हो जाएगा बताओ? अब IQR निकालो पहले तो। IQR कितना हो गया हमारा 5। Q3 माइनस Q1, समझ में आ रहा है ना? जिसको दिक्कत हो रहा है IQ लेवल बताना, हम चलेंगे आपको समझा देंगे। स्लो हो गए IQ लेवल सबका। IQR नहीं, IQ लेवल की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना सभी लोग? दिक्कत हो रहा है बताना, आप अपने कंफ्यूज मत करना कि हमारे IQ लेवल कमजोर है तो हम नहीं भाई, पैसा दिए हम पढ़ेंगे बिल्कुल। Q1 माइनस, फार्मूला में डायरेक्टली लिखूं क्या, यूज कर रहा हूँ। Q1 माइनस Q1 की वैल्यू क्या है हमारी? लोअर फ्रेंच की वैल्यू है Q1, 2 - 1.5 × IQR। कितना लाया हूं मैं? 5। कितना हो गया IQR बताओ? 7 माइनस में ना, गलत है ये। अपर फ्रेंच क्या हो जाएगा बताओ? 7 + 1.5 × IQR कितना हो जाएगा ये? हैं? 14 कैसे हो जाएगा जी? हाँ 14.5, ये हो गया, ये हो गया। मतलब ये समझ में आया आपको? हम लोअर कहाँ तक जा सकते हैं? -5.5 तक। अपर में कहाँ तक जा सकते थे हम? 14.5। समझ में आया ना आपको? तो अपनी डेटा पे आ जाइए। अब इस डेटा पे देखो, देखो ये डेटा थी, यही डेटा थी ना हमारी एक्चुअली। इसमें इसको मिटा देता हूँ, ये क्या है ऐसे हो रखा है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। अब देखो, अब हम 5 नंबर समरी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो 5 नंबर समरी के अकॉर्डिंग अब हम चल सकते हैं। तो अब देखो 5 नंबर समरी का, अब 5 नंबर समरी की बात कर लें। अब 5 नंबर समरी को यूज कर लेते हैं। 5 नंबर समरी में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है बताओ? 5 नंबर समरी, 5 नंबर समरी में सबसे पहले मिनिमम, मिनिमम की वैल्यू कितनी तक जा सकते हो आप बताओ? मिनिमम कहाँ तक जा सकते हो आप? -5 पॉइंट, तो -5.5 तो है नहीं, तो मिनिमम किसको डिसाइड करेंगे? 2 को ही मानेंगे ना, क्योंकि -5 के पहले 2 ही मिल रहा है। और मिनिमम जा सकते थे कहाँ तक? -5.5 तक। और इसके मीडियन कितना, इसके बाद Q1 तुम्हारा ऑलरेडी कैलकुलेटेड था, कितना था Q1? 2 था हमारा Q1, ये कैलकुलेट किया था आपने 2, Q3 7। तो Q1 हो गया हमारा 2। ये तो गड़बड़ हो गया, दोनों सेम ही हो गए। अब मीडियन, मीडियन भी हमने कैलकुलेट किया था, 4 आया था ना, तो मीडियन 4 आ गया। Q3 कितनी थी? 7। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते थे? 15.5 तक। 14.5 तक मैक्सिमम जा सकते, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी? 8 की बाद मैक्सिमम क्या, फिर तुम ले नहीं सकते। हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 8। इसलिए आप बॉक्स को ड्रा करो। देखो 2 4 6 8, और ये हो गया 10। तो देखो ये बाई मिस्टेक मिनिमम भी हमारा 2 ही है, और मैक्सिमम ये मिनिमम और Q3 दोनों सेम है। बट जनरली ऐसे होता नहीं है, कभी कभी ऐसे होता है, और यदि अलग होता तो थोड़ा सा ऐसा दिखता। समझ गए नहीं समझ गए? जैसे क्यू, ये तो हमारा Q1 हो गया, सॉरी ये तो हमारा मिनिमम हो गया। ये बनाया हमने पॉइंट कि 2 हमारा मिनिमम। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या बनानी थी? Q1। तो Q1 2 ही है, तो हम इसी पर कर लेंगे। यदि अलग होता तो Q1 डिसाइड कर लेते। जस्ट एग्जाम्पल के पर्पज से मैं बना रहा हूँ, Q1 को मैं 3 कर रहा हूँ, बट ये सही नहीं है। मैं जस्ट एग्जाम्पल के पर्पज से आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, कि आपको ये रियलाइज हो सके कि वो 3 है, वो मतलब व्यू हो रहा है।
तो Q13 होता तो क्या होता, ये वाला होता पॉइंट, नहीं यही वाली पॉइंट होता ना हमारा। फिर मीडियन, मीडियन 4 है, तो 4 क्या होगा, ये वाला, ये 4 है। इसके बाद क्या, इसको 2.5 रख दिया, इसको 2.5 रख लेता हूँ। हाँ, इसको 2.5 रख लो। यहाँ पे आ रहा है हमारा Q1, ये हमारा 4 क्या है, मीडियन। फिर हमारा Q3 कितना है, 7। और मैक्सिमम कितना, 8। यही है ना हमारा डेटा पॉइंट्स। अब कर लो ड्रा, ए हो गया हमारा Q1, ये हो गया हमारा, सॉरी ये हो गया मिनिमम, ये हो गया Q1, ये हो गया हमारा मीडियन, ये हो गया हमारा Q3, और ये हो गया हमारा मैक्सिमम। इन तीनों को मिला दो और इसको ऐसे मिला दो, ये हो गया बॉक्स प्लॉट। देखो ऐसा ही दिखता था ना बॉक्स प्लॉट, तो बॉक्स प्लॉट ये दिखा रहा है कि इसके बीच की जो डेटा है वो आपका एक्चुअल डेटा है, उसके बाहर की जो डेटा है वो क्या है, हमारा बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट यदि इस पर ड्रा करोगे तो 50 किधर, कहीं इधर शो करेगा ना आगे। तो ये इस रेंज से बाहर, मतलब हमारी डेटा जो एक्चुअल डेटा है वो 2 से 8 के बीच के, इससे बाहर की डेटा हमारी क्या है, आउटलायर। बॉक्स प्लॉट हमें यही बताता है। बट बॉक्स प्लॉट ड्रा करने के पीछे का लॉजिक ये भी है। क्लियर हो रहा है आप सभी को। इसी को मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करवा देता हूँ। देखो, तो बॉक्स प्लॉट ड्रा करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी क्या यूज, हमारे पास क्या है, सीबॉर्न अवेलेबल है, जिससे आप फटाफट एसएमएस डॉट बॉक्स प्लॉट ड्रा कर लेते थे। बट कभी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि ड्रॉ ये मतलब फाइंड द आउटलायर यूजिंग स्क्रैच, बाय द हेल्प ऑफ स्क्रैच, स्क्रैच से करके दिखाओ। तो स्क्रैच से हमें पाइथन की कोड लिखनी पड़ेगी जिसके थ्रू ये कर पाएंगे। तो इसी, ये जो हमने अभी मैनुअली करके देखा ना पेन पेपर से, इसी को हम आपको पाइथन से करके दिखा रहे हैं कि पाइथन से इंप्लीमेंटेशन कैसे करोगे। तो आपको लैब ओपन कर लो आप सभी लोग। या फिर आउटलायर्स अलग करनी हो इसमें से, जैसे इस डेटा के अंदर आउटलायर्स है, हमें इस डेटा को आउटलायर्स को हटाना है, मतलब जैसे ये डेटा के अंदर आउटलायर है तो मुझे आउटलायर्स हटाने हैं, अलग डेटा रखने, तो कैसे करूँ उसके लिए। तो इसमें कितने टाइम, 3 टाइम 2 है। लैब ओपन कर लेते हैं, न्यू नोटबुक। ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लो कुछ। ये दो हो गए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ के बाद नेक्स्ट पहलू। अभी हम डेटा ले लेते हैं। डेटा क्या था हमारा, एक्स इक्वल टू एन पी डॉट, या डीएफ ले लो, डेटा का नाम डीएफ इक्वल टू एन पी डॉट है। आप लोग में से कोई लिखे हो क्या वो डेटा जो मैं लिख रहा था, बताना। 2 2 3 टाइम था ना, 2 4 6 कितना टाइम था, 6 भी 2 टाइम था। 4 टाइम 4 था, 8 फिर, यही था ना हमारा डेटा। तब देखते हैं इसमें से, और एक और ले लेता हूँ, 50 भी ले लेता हूँ मैं, साथ साथ में -50 भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या आउटलायर्स हैं, क्लियरली दिख रहा है। अब देखते हैं हमारे जो ये है पाइथन के थ्रू इन दोनों को अलग करना है, मतलब डेटा को अलग करना है और इसको अलग करना है। यदि इस डेटा पे आप बॉक्स प्लॉट ड्रा करके देखो, तभी देखो इसके अंदर आउटलायर दिखा रहा है, एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट यदि मैं करूँ डीएफ पे, तो देखो क्लियरली दिखा रहा है कि ये दोनों हमारे आउटलायर्स हैं। दिख रहा है ना, ऊपर भी दिखा रहा है, नीचे भी दिखा रहा है। तो क्लियरली दिख रहा है कि हमारे डेटा के अंदर आउटलायर्स अवेलेबल है। देखो दिख रहा है ना हमारे डेटा के अंदर आउटलायर्स है। देखो ये भी मीन और मीडियन एक ही पॉइंट पे बना दिया ना भाई, टू होता ही है। अब मुझे अब हटाने हैं, अब मुझे क्या करने हैं, इसको हटाने हैं। तो कैसे करोगे, देखो इस डेटा में थोड़ा सा मैं सही करने के लिए 2 पॉइंट और ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, ताकि बॉक्स को थोड़ा ड्रा हो ढंग का।
डेटा को थोड़ा चेंज किया हूँ मैंने, सी भी आउट है ये तो। बॉक्स प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा ठीक ठाक ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है रे। हम्म। ठीक है। अब ठीक है, दिख रहा है। तो अब देखो हमें क्या करना है, सो सुनना ध्यान से। अब हमें क्या करना है, इस आउटलायर हटाने का कोड राइट करना है। तो बेसिकली अब सबसे पहले आउटलायर डिडक्शन के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, Q1 Q3। तो पाइथन के थ्रू Q1 Q3 कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ऐसे करोगे, देखो एनपी डॉट परसेंटाइल, हमने बताया था जब हम नंपाई पढ़ रहे थे, तो ये चीजें एनपी डॉट परसेंटाइल, एनपी डॉट परसेंटाइल किसमें से, डीएफ में से, कितना, 75। तो यहाँ पे पास कर दो, सॉरी 25 होता है ना Q1। देखो Q1 आ गया हमारा यहाँ पे। 25% वैल्यू क्या हो गई देखो, 3.0। और दोनों एक साथ निकालना, तो एक साथ निकालो, Q1 Q3 और 25 75। डन। देखो यहाँ पे Q1 Q3 दोनों आ गया हमारा। डन। आ गया दोनों, परफेक्ट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, लोअर सेंस अपर सेंस। तो लोअर सेंस का फॉर्मूला क्या था बताओ, पहले तो आई क्यू आर निकाल लो ना। आई क्यू आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q3 - Q1 IQR। एक सेकंड रुक जाओ सब लोग ना, हमने ना एक काम कर लो पहले। कैलकुलेट कर लिया, वी हैव डन आई क्यू आर। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। वाई क्यू आर कैलकुलेट होने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, लोअर सेंस। लोअर सेंस का फॉर्मूला क्या था, Q1 - 1.5 आई क्यू। अब एक क्वेश्चन होता है, देखो इंटरव्यू में जनरली पूछे जाते हैं कि वाई यू यूज 1.5, 1.5 ही क्यों यूज कर रहे हैं, 1.5 के लिए और भी वैल्यू रख सकते थे ना। तो ये एक्चुअली ना डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च वैल्यू की गई है, तो 1.5 ही बेटर रिजल्ट देता है मुझे। इसलिए सिंपल ये कह सकते हो आप, इट इज अ रिसर्च वैल्यू, जो डिफरेंट डिफरेंट और भी डेटाबेस से रख के चेक किया गया है, जिसपे ये सब हमेशा ये सही करेक्ट कैलकुलेट किया है, बस इसी इसे यूज करते हैं। और ये वैल्यू हो सकता है कल को डेटा की बिहेवियर चेंज हो जाए, तो ये चेंज हो सकता है 1.5। तो ये हमारा लोअर फेंस आ गया, ये हमारा अपर फेंस आ गया। डन। अब लोअर फेंस से छोटी वैल्यू को हम छोड़ देंगे, अपर फेंस से बड़ी वैल्यू को छोड़ देंगे। ये हमारा प्लान है ना। तो इन सभी चीजों को एक साथ यदि मुझे कंक्लूड करना हो तो फंक्शन बना लो, सबसे बेटर रहेगा। इन सबको एक साथ में कर लेता हूँ, तो फंक्शन बना लो। फंक्शन कैसे बनाते हैं, डेफ आउटलायर चेक, फंक्शन का नाम ले रख देता हूँ आउटलायर डिटेक्ट, या डिटेक्ट कुछ भी रख लो। इसमें क्या पास करेंगे, डेटा, कुछ भी पास दे, वेरिएबल का नाम रख लो, डेटा आपको पास करना पड़ेगा बेसिकली। इसके बाद सबसे पहले क्या करते हो, डेटा को, सबसे पहले क्या करते हो, डेटा को सॉर्ट करते हैं। तो डेटा को सॉर्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, डेटा डॉट सॉर्ट, डेटा सॉर्ट हो गया। इसके बाद हमने सबसे पहले क्या किया, Q1 Q3 कैलकुलेट किया। तो Q1 Q3 इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, कैसे कैलकुलेट करोगे, एनपी डॉट परसेंट, अभी तो करके दिखाया, इन सबको एक साथ कर रहा हूँ बस, वही तो, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसमें किसका करना है, डेटा का। कितना करना है, 25 और 75% है, हो गया ये देखो। जो ये सब किया ना, भी उनको अलग अलग लाइन ना करके मैं चढ़ा रहा हूँ, एक साथ करना, तो फंक्शन बना दे रहा हूँ, सबसे बेटर रहेगा, पाइथन में पढ़ रखे हो गया आप। फिर हमने यहाँ से आई क्यू आर कैलकुलेट किया कि अलग अलग ना होगा, सब एक जगह होगा। इसकी फोटो क्लिक कर लेना आप सबको। Q1 ये हो गया। और अब क्या कैलकुलेट करना बताओ, लोअर सेंस अपर सेंस। तो लोअर सेंस का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ, 1.5, सॉरी Q1 - 1.5, ये हो गया हमारा अपर फेंस। लोअर फेंस, अपर फेंस का हो जाएगा क्या, Q3 + 1.5 into IQR। इसका फॉर्मूला क्या, अब बताओ, अब क्या होगा, लोअर फेंस से बड़ी वैल्यू।
देखिए ये हमने कर लिया। अब हम इसमें लूप चलाएंगे फॉर आई इन। अब हमें लोअर फ्रेंड से छोटी वैल्यू छोड़नी है और अपर फ्रेंड से ग्रेटर वैल्यू छोड़नी है। तो अब मुझे बताओ ध्यान से, लोअर फ्रेंड्स और अपर फ्रेंड्स क्या है, डेटा पॉइंट ही तो है हमारा। अब हम लूप चलाएंगे किसके अंदर, अपने डेटा के अंदर। तो फॉर आई इन डेटा, आई इन डे, सॉरी आई डेटा क्या है बताओ। डेटा यही तो है हमारा जो सामने दिख रहा था आपको, यही ना है डेटा आपका। तो इसके अंदर हमारा लूप चलना शुरू किया। तो लूप की हमारी आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी बताओ, आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी, 2। तब 2 को चेक करेंगे कि इफ जो 2 है, जो आई है, वो लोअर फ्रेंड से छोटा है या अपर फ्रेंड से बड़ा है। यदि ये दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब क्या है बताओ, मतलब क्या है, आउटलायर से नहीं। यदि लोअर फ्रेंड से छोटा है और अपर फ्रेंड से बड़ा है तो बीच की वैल्यू नहीं है, तो क्या आउटलायर। तो हम एक ब्लैंक लिस्ट लेते हैं, लिस्ट, एक ब्लैंक लिस्ट लेते हैं, इस लिस्ट का नाम रख लेते हैं आउटलायर। और ये क्या हुआ हमारा, ये आउटलायर्स हो गए और ये हमारा डेटा हो गया, ठीक है। ये एक्चुअल डेटा ले लो, एक्चुअल एसीटी डेटा, क्योंकि दोनों सेम नेम लोगों तो दिक्कत होगा एक्सीटी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इफ आई लेस देन एलएफ एंड आई इज ग्रेटर देन यूएफ। तो ये इसको कहाँ ऐड कर लो, आउटलायर के अंदर। तो आउटलायर्स डॉट अपेंड, किसको अपेंड कराओ, आई को। इल्स में जाके किसको कराओगे, एक्चुअल को, क्योंकि यदि ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब क्या है बताओ, ये कंडीशन कब फॉल्स होगा, ये कंडीशन कब फॉल्स होगा, जब डेटा लोअर सेंस और अपर सेंस के बीच का होगा, मतलब एक्चुअल डेटा है। तो उस केस में क्या करूंगा, एसीटी डॉट अपेंड, किसको अपेंड कराना है, आई को। समझ गया नहीं समझ गया बताओ मुझे, आउटलायर के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, जो अपर सेंस से बड़ी होगी और लोअर सेंस से छोटी, वही वैल्यू जाएगी ना हमारी। और डेटा के अंदर कौन सी आएगी वैल्यू बताओ, जो दोनों के बीच की होगी। तो यही हमें करना है बेटा, हो गया देखो। और लास्ट में क्या रिटर्न करवा दोगे फंक्शन से बाहर आके, रिटर्न व्हाट, आउटलायर भी रिटर्न करा दो एज वेल एज एक्चुअल भी रिटर्न करा दो। ये फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न करा बताओ, 2 वैल्यू। तो फंक्शन 2 वैल्यू रिटर्न करा तो दो हमें वेरिएबल में लेना पड़ेगा। तो मैंने 2 वेरिएबल लिया, num1 num2 इज इक्वल टू डिटेक्ट, डिटेक्ट डिटेक्ट के अंदर क्या पास करना पड़ेगा, डेटा। और डेटा का नाम क्या है हमारा, डेटा का नाम क्या है, डीएफ। तो यहाँ पे क्या पास करेंगे हम, डीएफ एज ए पैरामीटर। तो num1 में क्या आया बताओ, num1 के अंदर क्या रिटर्न होगा, सबसे पहले क्या, आउटलायर, दूसरी वैल्यू क्या है, आउटपुट। तो num1 में हमारा आउटलायर आ गया, num2 में हमारा डेटा आ गया, देखो अलग हो गया। ये क्या हो गया उल्टा है, है? ये कैसा उल्टा हो गया जी, है आई लेस देन लोअर से छोटा हो या, हाँ ये वैसे होना चाहिए, आई इज ग्रेटर देन ई होना चाहिए ना, सही है ये दोनों अब सही है। बट ये गड़बड़ हो गया वैसे, हाँ ठीक है ना, देखो बिल्कुल सही है। नम1 के अंदर क्या हमारा आउटलायर्स आ गया, नम2 के अंदर क्या आ गया हमारे, डन। तो num2 विदाउट num2 वो है जिसके अंदर आउटलायर्स। देखो जब जब हम जो हमारी डेटा थी उस पे जब हमने किया था तो उसके अंदर आउटलायर्स थे, और जब हमने, और जब इसके अंदर आ गए तो आउटलायर नहीं है। देखो यदि हमने यहाँ पर ड्रा किया तो आउटलायर्स थे इसके अंदर, डेटा के अंदर आउटलायर्स था ना हमारा, देखो ना डेटा के अंदर आउटलायर्स थे हमारे। उस पे जब हमने बॉक्स प्लॉट ड्रा किया था, अभी भी देख सकते हो, जब हम रियल जो हमारी डेटा है उस पे बॉक्स प्लॉट ड्रा करूं, एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट, किस पे, डीएफ पे। डीएफ क्या था, रियल डेटा जिसमें पूरी डेटा थी। तो उस पे आप यदि दिखाओ तो ये अभी भी आउटलायर दिखा रहे हैं, दिख रहा है ना मैं आउटलायर। और इस आउटलायर को हमने हटा दिया है किसमें, नम टू में। नम टू वो है जिसके अंदर आउटलायर्स नहीं है। यदि मैं नम टू पे ड्रा करूं तो आउटलायर नहीं होने चाहिए, यस और नो, करके देखो बॉक्स प्लॉट ड्रा, एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट, किस पे करनी बॉक्स प्लॉट ड्रा, नम टू पे। देखो नम टू पे आप यदि ड्रा की तो इसके अंदर कोई भी आउटलायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। आउटलायर समझ रहे हो ना, यही तो आउटलायर्स है जो यहाँ पे दिख रहे हैं पॉइंट्स, ये बॉक्स प्लॉट के जो बाहर के डेटा है।
और यहाँ पे देखो आउटलायर दिख रहे कहीं भी नहीं, तो इस तरह से हम आउटलायर को डिटेक्ट करते हैं। डन। क्या मैं यहाँ पे क्लियर है या नहीं, ये बताओ। डन और नॉट डन। तो यहाँ तक तो इस तरीके से हम आउटलायर को फाइंड हैंडल करते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करता हूँ। थैंक यू।